तो आज की शाम में इस सेशन की काफ़ी प्रतीक्षा थी। वो प्रतीक्षा मुझे यहाँ पर सभी आंखों में भी दिखाई दे रही है और सुबह से जितनी बार अनाउंसमेंट हो रहा था उसको लेकर भी है। जावेद अख्तर, जादू, जादू अल्फाजों का, जादू शायरी का, जादू तर्कों का, जादू रचनात्मकता का, जादू सिनेमा का और जादू लगभग हर उस ऊंचाई का जब साहित्य की बात होती है और जहाँ पर शब्दों का चयन होता है। बहुत से लोग आई एम श्योर जानते होंगे कि क्यों मैं इतनी बार जादू शब्द का जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि जावेद अख्तर साहब का नाम जादू है। और अमूमन होता ये है कि जो आपका मुख्य नाम है उससे आपका प्यार वाला नाम कई बार निकाला जाता है, लेकिन यहाँ इस केस में परिस्थिति उल्टी थी। जादू नाम से बाद में जावेद अख्तर जी का जो मुख्य नाम अब प्रचलित है वो रखा गया। तो आज जब मैं बार बार जादू शब्द का जिक्र कर रही हूँ तो सबसे पहले सर आपका बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। और इस समय आपकी प्रेजेंस में मैं खुद वो जादू महसूस कर रही हूँ और मुझे पता है आपको सुनने के बाद जो अनुभव लेकर हमारे दर्शक यहाँ से जाएंगे वो भी किसी जादू से कम नहीं होगा। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन एनडीटीवी's क्रिएटर मंच। थैंक यू वेरी मच। आपको आवाज़ आ रही है इन तक? ठीक, आप ही को सुनने की प्रतीक्षा है सर। आज जब आप यहाँ पर मौजूद हैं हमारे बीच और आज शाम से ही जब इस क्षण का इंतज़ार था, यूँ तो ये सवाल मैं सबसे आखिरी के लिए रख रही थी, लेकिन क्योंकि ये एनडीटीवी का क्रिएटर मंच है तो मैं सबसे पहले इस प्रश्न के साथ आपके साथ पास आ रही हूँ। 80 साल की उम्र में लगभग सभी तरह की शिखर देख लेने के बाद इन दिनों आप क्या रच रहे हैं? कोई ज़रूरी था कि आप मेरी उम्र सबको बताएं? ये मतलब क्या भैया, इतने दिनों बाद ऐसा भी कह सकती थी ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब छुपाने को कुछ बचा भी नहीं, खत्म हो गई बात। तो अब हौसला बढ़ गया मेरा। है क्या कि आप किसी भी स्टेज पे पहुँचे तो आपको ये लगना चाहिए, अगर नहीं लगता तो बुरी बात है, कि ये खुशी कम होनी चाहिए कि क्या किया है, ये गम ज़्यादा और फिक्र ज़्यादा होनी चाहिए कि क्या नहीं किया है, चाहे वो कोई भी उम्र हो। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत कर लिया। मुझे इस बात का गम है कि बहुत कुछ और करना है या कर सकता था जो नहीं किया। तो ऐसी कौन सी कसक है अभी भी दिल में? हर बात में देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ पोइट्री की है, कुछ स्क्रिप्ट लिखी हैं, कुछ गीत लिखे हैं, कुछ बातें की हैं एक सोशल एनवायरनमेंट में स्टेजेस से। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे गीत हैं, जो बहुत सारी पोइट्री है जो अभी तक पेपर पे आई नहीं, ज़बान पे आई नहीं। तो वो उसके बारे में सोचना चाहिए। क्या कर लिया वो तो गया। ये अपने गुज़रे हुए काम पे बहुत गर्व करना ऐसा है जैसे अपने बच्चों की सक्सेस पे आप बहुत गुरूर करें। होता ही है, ठीक है, वो आपके बच्चे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनकी अपनी पर्सनालिटी है। दुनिया का कोई भी आर्ट हो, वो एक गीत हो, कविता हो, पेंटिंग हो, एक कोई म्यूज़िकल ट्यून हो, ये जब एक आर्टिस्ट बनाता है और दुनिया को देता है तो कहीं करोड़ों लोगों के दिलों को वो बात लगती है कि ये बात में कुछ उनका अपना जो एक्सपीरियंस है, उनका अपना जो नॉस्टैल्जिया है, उससे कनेक्ट होती है, तब वो मान ली जाती है। तो दरअसल हमने किसी भी आर्टिस्ट ने जो काम किया है वो बड़ा काम तब बनता है जब लोगों का इंटरेस्ट उसमें आ जाए, लोगों के इमोशन उसमें शामिल हो। वो अकेले आर्टिस्ट का काम नहीं है, वो देखने वाले और पढ़ने वाले और सुनने वाले के पार्टिसिपेशन से बड़ा बनता है। तो उसका सारा क्रेडिट आप लेने लगे तो गलत है। वो उसमें करोड़ों लोगों का क्रेडिट है। उस पर उनके क्या गम थे, उनके क्या एक्सपीरियंस थे, उनके क्या दुख थे। जब आपकी पोइट्री से वो कनेक्ट होते हैं तब वो ज़िंदा होती है। जैसे आपने मशीन तो बना दी, लेकिन चलेगी तो जब वो इलेक्ट्रिसिटी आएगी उसमें। वो इलेक्ट्रिसिटी लोगों की अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग है जो उसमें बिजली डालती है। हालांकि आपने बड़े सरल अंदाज में और बड़ी मॉडेस्टी के साथ ये कहा, लेकिन जी मैं बहुत सरल और मॉडेस्ट हूँ। कुछ समय पहले मुझे राहत इंदौरी जी का इंटरव्यू करने का अवसर मिला था, उनके घर जाकर उनसे बात करने का, और मुझे एक छोटा सा किस्सा उसी बातचीत का याद आ रहा है। उनसे जब मैंने पूछा कि आपका इंटरव्यू के कितने दिनों बाद वो गुजरे? 3 साल बाद। अच्छा, 3 साल बाद। नहीं भाई, आदमी को याद रखना। ठीक है, क्या पूछ लिया था आपने उनसे? मुझे इंट्रोडक्शन में ये भी कहना चाहिए था, जी। जादू
विटीनेस का भी, ये कहना मैं भूल गई, वाक्पटुता का भी, इस शब्द को मैं अब जोड़ देती हूँ। जी बताइए क्या, अब आइए वापस वहाँ। तो अब आपने राहत साहब का इंटरव्यू लिया जी, तो जिस समय उनसे ये बातचीत हो रही थी और मैंने उनके शायरी के सफ़र पर जब सवाल पूछा, तो उनका ये कहना था कि जब वो अपने उस्ताद जी के पास गए तो उस्ताद जी ने ये कहा कि शायरी सीखने के लिए तो तुम आए हो, लेकिन बरखुरदार उस दिन आना जिस दिन 5000 शेर तुम्हें ज़ुबानी याद हों। और इस बात का जिक्र, क्योंकि ये किस्सा इसलिए याद आ गया जब आज के दौर में लोग कोशिश कर रहे हैं, हसरत पाले बैठे हैं कि उन्हें फिल्मी गीत लिखने हैं, प्लेबैक की दुनिया में जिस तरह से सितारा चमकता है वहाँ के लिए लेखन करना है। तो आज अगर कोई आपसे ये पूछे, यहाँ पे बहुत सारी यंग ऑडियंस भी बैठी है, तो आपका उनको क्या एडवाइस होगा, क्या सलाह होगी? नहीं, मैं यही कहूँगा कि देखिए हमारा चक्कर क्या है, जैसे कोई लोग गीत लिख रहे हैं, फिल्म के गीत लिख रहे हैं, तो उन्होंने फिल्मी गाने बहुत सुने हुए हैं तो लिखते हैं, ये एक तरह की इन ब्रीडिंग हो जाती है। ज़रूरी है कि अगर आप शायरी करना चाहते हैं तो पहले, और ये जो उस्ताद थे ना इनके, राहत साहब के, बहुत शरीफ आदमी थे कि उन्होंने 5000 कहा। ये कोई 2000 साल पहले इब्न रशीक नाम का एक अरब पोएट हुआ था, प्री इस्लामिक। ज़्यादातर इत्तेफाक की बात है कि सारे जो बड़े अरब पोएट हैं वो इस्लाम से पहले के हैं, क्यों है मैं नहीं जानता, लेकिन हकीकत है, मैं क्या करूं। तो उसने कहा था कि लेट नो मैन राइट पोएट्री हु डजंट रिमेंबर 200,000 कपलेट्स ऑफ अदर पोएट्स। मगर वो सस्ते का भी फुर्सत का ज़माना था, उन्होंने 2 लाख की शर्त लगाई थी, नीचे प्राइस गिरते गिरते 5000 पे आ गई है। मगर ये सही है कि आप जब अच्छे पोएट्स की, आप राइटर बनना चाहते हैं, नॉवेलिस्ट बनना चाहते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर बनना, आप पढ़िए, पढ़ते रहिए, लिखना आखिरी काम है। बिकॉज आपका एक डेवलप होता है सेंस फोनेटिक्स का, डेवलप होता है सेंस वर्ड्स को यूज़ करने का। वर्ड सिर्फ डिक्शनरी में जो मीनिंग है वही थोड़ी होता है। वर्ड इज़ ऑल्सो नोन बाय द कंपनी इट हैज़ केप्ट। ये किन वर्ड्स के साथ इस्तेमाल हुआ है, ये किन वर्ड्स के साथ घुमा फिरा है। तो धीरे धीरे फिर हर वर्ड की एक साउंड है। साउंड, जैसे एक इंसान, अभी मैं और आप बैठे हैं, हंटर हुआ, तो सबसे पहले आप उसका फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, फिर आपका इंट्रोडक्शन होता है, ये डॉक्टर है, अच्छा अच्छा, क्या हार्ट के डॉक्टर है, ठीक। फिर आप उससे जब बात शुरू करती हैं तो आपको मालूम होता है कि वो फलां डॉक्टर को भी जानता है जो आपके दूर के डिस्टेंट रिलेटिव है। धीरे धीरे आप उसे स्लॉट करती हैं कि ये सोशल स्टेटस या एस्थेटिक्स इसका ये है। उसी तरह से वर्ड है। वर्ड का पहला इम्प्रेशन उसकी साउंड है, दूसरा इम्प्रेशन उसका वोकेशन है। जैसे एक आदमी का काम है, डॉक्टर है या इंजीनियर है या वकील है, उसी तरह वर्ड का वोकेशन है कि ये मैं बोला सेब, इस साउंड का पेशा ये है कि वो एक लाल रंग का फल आपको याद दिलाए। ये उसका वोकेशन है। जैसे कोई डॉक्टर है, इस साउंड का ये काम है कि ये फल याद दिलाएगा, फला वाला। लेकिन उसके साथ आपकी जहन में बहुत सारे कनेक्शन बनते हैं। सेब कब खाया था, कैसे खाया था, सेब का क्या होता है, सेब, उससे ही रेफरेंस आपके बनेंगे। कौन लोग सेब खा सकते हैं, किनको नहीं मिलता, कहाँ कहाँ होता है सेब, सो ऑन। आपके सबकॉन्शियस में हर चीज़, हर वर्ड के रेफरेंसेस बनते हैं। आप अच्छे राइटर तब हो सकते हैं जब आपको ये समझ आ जाए कि इस वर्ड से मीनिंग तो ये है, इसकी साउंड तो ये है। सबकॉन्शियस लेवल पे एक आम आदमी के जहन में क्या रेफरेंसेस बनेंगे, उसके माइंड में एटमॉस्फेयर क्या क्रिएट होगा इस वर्ड से। जब आपको ये सेंस आए फिर आप सही वर्ड चूज़ करेंगे लिखने में। मगर ये ऐसे नहीं आता, ये मास्टर्स को पढ़ते रहने में धीरे धीरे समझ में आता। जावेद साहब क्यों अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, वो इस जवाब में अपने आप पता चल गया। और जिस तरह से पूरी आपने ये रूपरेखा आज हमारे दर्शकों के लिए भी एक्सप्लेन की है, आई एम श्योर कि ये किसी तपस्या से कम नहीं, और जब उस भाव के साथ काम होगा, उस नियत के साथ काम होगा, तो फिर उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो भी दिखाई देगा। लेकिन आपके एक इंटरव्यू में सर मैं सुन रही थी जिसमें आपने जिक्र किया कि कैसे फिल्मों में गीत लिखना कठिन होता चला गया जब आपको तेज़ धुन पर शब्दों को बिठाना है, और वहाँ के जो चैलेंजेस हैं। आज के दौर में जब हम देख रहे हैं OTT आ गया है, और OTT में वो बंदिश तो नहीं कि आपको 3 घंटे में फिल्म समेटनी है, 2.5 घंटे में समेटनी है। मिनी सीरीज़ हैं, 7-7, 8-8, 10 एपिसोड्स हैं, बिंज वॉचिंग का कॉन्सेप्ट है।
गीत माइनस हो गए हैं, शब्द माइनस वहाँ से हो गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में और कठिन हो चला है गीतों को उतना आत्मीय बनाना आज की तारीख में? जहाँ तक धुन पे लिखने की बात है, ये कोई नया रवाज नहीं है। शैलेंद्र के, साहिर के, राजेंद्र कृष्ण के, ज़्यादातर मजरूह के ज़्यादातर गीत जो हैं वो ट्यून पे लिखे हुए हैं। ये भी अपने अंदर एक हुनर है, अगर आता है आपको तो आता है, नहीं आता है तो कितने भी अच्छे पोइट हो नहीं लिख पाते। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई बड़े नामवर पोइट्स बॉम्बे आए मगर वो ट्यून पे लिख नहीं पाए। तो ये हुनर है, ये भी एक हुनर है। मगर ये क्या है, क्या किस्सा कि फिल्मों में आप जो कुछ भी देखती है वो मैनिफेस्टेशन है, वो किसी बीमारी कहीं और है। जैसे कि आप जब बीमार होती हैं तो डॉक्टर आके आपकी नब्ज़ देखता है, कलाई पे हाथ रख, बीमारी कलाई में थोड़ी है। यहाँ पता चलता है कि इसकी बदन में कितनी गर्मी बुखार है या नहीं है, इसकी धड़कन कितनी तेज़ चल रही है, बीमारी कहीं और है। उसी तरह से जो फिल्म है, किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर मुझे किसी मुल्क के, किसी समाज के एडवर्टाइजमेंट दिखा दो तो मैं उस समाज के बारे में सब कुछ बता दूँ कि एडवर्टाइजमेंट किस तरह के होते हैं, उससे मालूम हो जाएगा समाज कैसा है। वैसे ही जो फिल्मी गीत हैं इनमें कई गड़बड़े हुए हैं। नो फॉल्ट ऑफ द राइटर्स, हमारे यहाँ यंग राइटर्स टैलेंटेड लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनमें टैलेंट कम है। एक, ज़िंदगी की रफ्तार बढ़ी। जब ज़िंदगी की रफ्तार बढ़ती है तो हर चीज़ की, कम्युनिकेशन की रफ्तार बढ़ी। एक आप लेटर लिखती थी दिल्ली से बॉम्बे, 3 दिन पहुंचता था, 2 दिन आदमी सोचता था क्या जवाब दे, फिर वो लिख के भेजता था, फिर 3 दिन, कम से कम 8-10 दिन में कम्युनिकेशन होता था। आज आप मोबाइल उठा के बॉम्बे 1 सेकंड में लगा लेती हैं, बात कर लेती हैं। हर चीज़ का टेम्पो बढ़ रहा है। तो इस तेज़ टेम्पो की ज़िंदगी में और समाज में म्यूज़िक का टेम्पो कम तो नहीं रहेगा। जो सैगल के ज़माने में था वो अब नहीं हो पाएगा, वो इन सिंक नहीं है लाइफ से, तो उसका टेम्पो बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है कि कोई चीज़ एक वक्त तक बढ़े तो ठीक है, फिर वो गड़बड़ हो जाती है, वो अपना कार्टून बन जाती है। तो अब एक फ्रेंजी आ गई है म्यूज़िक में और ज़िंदगी में भी, ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। अब जब फ्रेंजी है तो वर्ड कम इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, इसलिए कि इतने जल्दी बोले जा रहे हैं। दूसरे ये कि एक हम लोगों में एक वीकनेस है कि हमें रोब है वेस्ट का और वेस्ट के कल्चर का कि अच्छी चीज़ें बहुत सारी हैं वहाँ पर, वो हमें सीखनी चाहिए, लेकिन बुरी चीज़ें भी साथ में ले आओ। हमारे यहाँ म्यूज़िक हमेशा साथ में जो गायक होते थे, सारंगी होती थी, तबला होता था, कभी कभी वायलिन भी होता था, लेकिन ये कि सिंगर मेन था जब वो गा रहा होता था, चाहे महफिल में गाए चाहे रिकॉर्ड हो रहा। लता जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, एक दिन मुझे कहने लगी कि भाई पहले म्यूज़िक होती थी कि ताकि ज़रा सिंगर को आराम मिल जाए, अब सिंगर होता है कि म्यूज़िक को थोड़ा आराम मिल जाए। तो किस्सा क्या है कि हम वेस्ट में और इंडिया में म्यूज़िक का इस्तेमाल अलग है। वेस्ट में म्यूज़िक, ज़्यादातर म्यूज़िक सुनने के लिए बनाई जाती है। वेस्ट में आम आदमी गाना नहीं गाता है। ये अलग बात है कि एक आदमी गिटार लिए हेड ज़मीन पे रखे हुए खंबे से टिका गा रहा है, आप पैसा डाल देते हैं उसमें। ये अलग बात है कि कुछ टीनेजर्स अपने बाप के गैरेज में एक छोटा सा म्यूज़िक रूम बना लेते हैं और ग्रुप बना लेते हैं। लेकिन आप में से सभी लोग जो हैं, न जाने कितने मुल्कों में गए होंगे वेस्ट के, आपने कभी फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में किसी को साइकिल पे गाना गाते हुए जाते देखा है? नहीं। कोई आदमी कभी सुना यस्टरडे गाता हुआ जा रहा है? नहीं हो सकता। वहाँ आम आदमी गाना नहीं गाता है। हिंदुस्तान गाना गाने वालों का मुल्क है। हमें गाना इसलिए चाहिए कि हमें खुद गाना है वो गाना, 2 बार सुन के तीसरी बार हम खुद गाएंगे उसको। तो हमारे यहाँ, अच्छा फिर वहाँ क्लब्स हैं, छोटे से छोटे शहर में क्लब होता है, वहाँ लड़के लड़कियाँ जाते हैं, वहाँ डांस होता है। आपके हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में कोई क्लब होंगे, बाकी जगह तो मुझे नहीं लगता। जौनपुर में कुछ इस तरह के क्लब हैं जिसमें लड़के लड़कियाँ, या बिजनौर में या रतलाम में। तो हमारे यहाँ म्यूज़िक का यूसेज अलग है। इस बात को समझे बगैर जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है म्यूज़िक का, वो ऐसी म्यूज़िक बनवा रहा है और बेच रहा है जो हमारी ज़रूरत ही नहीं है, तो उसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो चुकी है।
आपको जो बच्चे आते हैं म्यूज़िकल कंपटीशन में डिफरेंट चैनल पे, वो गाना गाते हैं जो इनकी पैदाइश के 40 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था, वो गाने गाते हैं, और जो पिछले महीने हुआ था वो नहीं गाते, इसलिए कि वो हमारा धर्म नहीं है। हमारे जो बरसों का जो हमारा रिश्ता है संगीत से, हज़ारों साल का, वो उसके मुताबिक नहीं हो गाना, तो हमें नहीं याद रहता। और भाई कितने लोग डांस करते हैं यहाँ गानों पे? बहुत कम लोग करते हैं, मतलब, और कम से कम 5 पैक के बाद ही कर सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है ना। अब कितनी शराब पिए आदमी। जी हाँ, बोलिए। आपने तो ज़िंदगी की तेज़ी की बात कर दी, और उस तेज़ी के चक्कर में कैसे गीतों में जो आत्मीयता थी या जो उसका गहरापन था वो हाशिए पर चला गया, इसका जिक्र भी आपने कर दिया। लेकिन आज के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है सर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब जिस तरह की करामातें दिखा रहा है, आज हम इस कार्यक्रम में बैठे हैं, एंड आई एम श्योर अगर मुझे ये सेशन होस्ट करना है या सवेरे कुछ और कार्यक्रम करने थे, मैं 4 कीवर्ड्स उसमें डालकर, 4 उसमें इंफॉर्मेशन के साथ में एक पूरा प्लान मेरे पास रेडी होकर आ जाएगा मात्र 30 सेकंड और 1 मिनट के समय में। तो ये तो हुआ एक ऐसा काम जहाँ पर हमें कोई प्रिपरेशन, कोई फाइल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने हैं, वहाँ तक की बात है। लेकिन जहाँ पर बात रचनात्मक दुनिया की है, जहाँ पर भावों को कलम के ज़रिए कागज़ पर उतारने की है, चलिए लैपटॉप पर उतार दिया आपने, टाइप करके लिख लिया, लेकिन वहाँ पर संवेदनाओं के मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह की चुनौती आगे पेश करेगा? देखिए, अभी तो नहीं है चुनौती। अभी जो है, जहाँ तक मैटर ऑफ फैक्ट राइटिंग है, चाहे वो आपको किसी ऑफिस को लेटर लिखना हो, कोई लीगल नोटिस देना हो, किसी बारे में कोई डेटा देना हो, वो के लिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमाल है। बट द मोमेंट इट एंटर्स द डिपार्टमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, इफ़ आई मे से सो, वहाँ अभी वो बहुत ही कमज़ोर है। लेकिन इसके मतलब नहीं कि हमेशा कमज़ोर रहेगा, ये डेवलप। एक सवाल पूछूंगी सर, आपने क्या देखा? उनका हैंडीकैप बहुत है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदर की बचपन में डेथ नहीं हुई थी, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ा नहीं, उसके माँ बाप ने घर से नहीं निकाला, उसने कई जगह ऑफिस में गया तो अंदर आने नहीं दिया गया। ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे गुजरी नहीं हैं, तो अभी हमसे मुकाबला नहीं कर पाएगा वो, इसलिए कि हम तो सब देख चुके हैं। तो अभी टाइम लगेगा। है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा पे डिपेंड करता है, और इट इज़ बिकमिंग अ बेटर एंड बेटर कॉन्शियस माइंड, एंड मे बी वेरी सून it will leave human beings' conscious mind much behind. It will go much further than that. लेकिन क्रिएटिविटी जो है वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड का काम ही नहीं है, वो सब कॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में जो नो मैन लैंड है, जैसे दो मुल्कों के बीच में होता है, वो वहाँ होती है। इसलिए कि जब आप रियल क्रिएशन करते हैं तो आप दूसरों को तो सरप्राइज बाद में करेंगे, पहले खुद होते हैं कि ये बात मुझे कैसे मालूम थी, ये शब्द मैंने कहाँ सुना था, क्यों याद था मुझे, ये मैंने कब देखा था। ये सरप्राइज उसे खुद भी होती है, बिकॉज सब कॉन्शियस इज ऑल्सो प्लेइंग अ पार्टिसिपेट। अगर ये पूरे कॉन्शियस लेवल पे जब भी होगा ये काम, वो कॉन्शियस लेवल का डेटा कितना भी बड़ा, उसमें वो थर्ड डायमेंशन आ नहीं सकता। लेकिन ये कह के सब्र नहीं करने लेना चाहिए, ये भी होगा। दो चीज़ें हैं दुनिया में जो इस दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो अभी पालने में है बच्चा, ये क्या होगा इसका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी चीज़ होगी। दूसरी तरफ जो है वो जो जेनेटिक्स पे काम हो रहा है, यू आर गोइंग टू डेवलप सुपर चिल्ड्रन। वो सुपर चिल्ड्रन जो है उनका हर एक का IQ आइंस्टाइन से 10 गुना ज़्यादा होगा, 20 गुना ज़्यादा होगा। उनमें आप तय कर लेंगे कि मेरा जो ये बच्चा हो रहा है ये बहुत बड़ा म्यूजिशियन बने, ये आप तय कर सकते हैं। उस बच्चे की आंखों का रंग ऐसा हो वो भी तय हो जाएगा, उसका IQ इतना हो वो भी तय हो जाएगा। तो देयर बी अ सुपर रेस जो जेनेटिक्स को मैनिपुलेट करके बनाई गई, एंड अ डे विल कम व्हेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड इट वोंट नीड यू एनी मोर। इट विल क्रिएट रोबोट्स itself, and the robots will be able to create robots with all the information possible जो एक आदमी के ब्रेन में नहीं आ पाएगी, उससे कहीं ज़्यादा। और जो फाइनल मैच होने हैं वो इस सुपर बेबी के और इस AI के बनाए हुए
रोबो के होंगे, ये जंग इनकी होनी है। हम आप तो क्वार्टर फाइनल में भी नहीं पहुंचने वाले। पर सर आपके अनुभव का हम थोड़ा तो फायदा लेना चाहेंगे। एक फाइन लाइन, एक संतुलन क्या हो सकता है इसके बीच में? कुछ नहीं हो सकता। ये सब संतुलन आप अपनी कोई मर्जी कवच का जो नहीं है। चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं। जो थ्रस्ट ऑफ डिस्कवरी और नॉलेज और इन्वेंशन है वो कभी नहीं रुकता है। आप एक किताब है बर्ट्रैंड रसेल की, रिलीजन एंड साइंस, ये शुरू से ही रिलीजियस लोग हर चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं, इंक्लूडिंग अ स्टीम इंजन, कि साहब ये स्टीम इंजन और ट्रेन आ गई तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। पोप ने, वेटिकन के पोप ने स्टीम इंजन के खिलाफ बात की थी कि ये तो व्हीकल ऑफ सेटन है, इसके ये तो आपको सीधा हेल में ले जाएगा। मगर ऐसा होता नहीं। यहाँ भी मुझे याद है कि अरे बाप रे बाप, आपको याद है कि जब नया नया कंप्यूटर आ रहा था यहाँ, तो ऐसा मातम मच रहा था कि ये जो गवर्नमेंट कंप्यूटर ला रही है ये तो साहब सबको बर्बाद कर देगा, वो तो लोगों को निकाल देगा। एक साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बड़े मशहूर थे, वो प्रेजेंट गवर्नमेंट को बहुत गालियाँ दे रहे थे। उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, इंदिरा जी उसकी प्राइम मिनिस्टर थी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, आप क्यों नाराज़ हैं इंदिरा गांधी जी से? कह रहे बेटा तुम्हें मालूम नहीं है क्या कर रही है, इसने हर स्कूल में कंप्यूटर लगवा दिया है, और अब जो बच्चों की कॉपियाँ कंप्यूटर नापते, जांचते और नंबर देते हैं कंप्यूटर, और कंप्यूटर ने हमारे लड़के को फेल कर दिया। तो इसलिए वो सरकार के खिलाफ हो गए थे। तो कंप्यूटर का खौफ था, आ गया ना कंप्यूटर। ये कहा था साहब कंप्यूटर आएगा और फिर तो लोग बेरोजगार हो जाए, कुछ नहीं हुआ। ये चलती रही ज़िंदगी, एडजस्ट कर लिया। आपकी ज़िंदगी जो हमारी है आपकी है वो बदलेगी, और ये जो नई नई चीज़ें आ रही हैं ये कुछ अपना स्पेस खुद बनाएंगी और आपको उनके साथ जीना आ जाएगा। ये कंटेंट की रुकेगा जब नहीं। कंटेंट की जब बात होती है, 30-30 सेकंड का वायरल कंटेंट जो अब सोशल मीडिया पर छाया रहता है, इंस्टाग्राम के जरिए, वायरल रील्स के जरिए, रील्स की जो दुनिया है, जी जी। उसमें 30-30 सेकंड में इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। 30 सेकंड में आप स्नोफॉल के नीचे खड़े होते हैं, अगले 30 सेकंड में कोई फैशनिस्टा आके आपको साड़ी बांधने का तरीका बता रहा होता है, अगले 30 सेकंड में आपको कुकिंग की कोई रेसिपी सिखाई जा रही होती है। मोबाइल में बस एक स्वाइप करना है और आपके लिए 30-30 सेकंड में दुनिया बदलती रहेगी। क्योंकि जहाँ तक साड़ी बांधने का तरीका मुझे तो कभी किसी ने बताया नहीं, और ना मुझे मालूम करना। आप रील्स नहीं देखते होंगे ना? तो आपने बहुत ही गलत मिसाल दी है, और मैं चुपचाप सुनता तो पता नहीं लोग क्या समझते। तो मुझे ये क्लियर कर देना चाहिए। जी। आजकल सर पुरुष भी सिखा रहे हैं साड़ी बांधने का हाँ तरीका, ये तो ठीक है, मगर उसमें क्या हुआ, ज़िंदगी ही इतनी तेज़ हो गई है, और जो लोग थोड़ा ठहराव चाहते हैं ज़िंदगी में वो नहीं देखते ऐसा। कोई ऐसा थोड़ी है किसी ने बंदूक। इसने लेखन को प्रभावित किया है, शब्दों को प्रभावित किया है, शब्द सोचने होंगे के तो तरीके को। प्रभावित होंगे, शब्द ही नहीं रहे। अभी समाज में लैंग्वेज सिमट गई है। आज का जो 20 साल 25 साल का 30 साल का आदमी होगा, उसकी वोकेबलरी अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत कम है। मुझे तो यंग लोग मिलते हैं कॉन्स्टेंटली, जब मुझसे बात करते हैं हर 2 जुमले के बाद बोलते हैं यू नो व्हाट आई मीन, तो आई टेल देम नो आई हैव नो आइडिया व्हाट यू मीन, यू टेल मी। तो ये जो है अब कहावतें हैं हमारे। कभी आपने कोई आदमी जिसकी उम्र 30 से नीचे हो उसके मुंह से हिंदुस्तान की कोई कहावत सुनी है? पुराने लोगों से बात करो तो हर तीसरे जुमले में कहावत होती थी। ये कहावत क्या है? कहावत कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये जनरेशन की विजडम है जो एक जुमले में बंद है। मैंने एक प्रोग्राम किया था दोहे पे, और वो कोई 8-9 साल पहले किया था, और एक चैनल पे वो 8-9 साल से चल रहा है राउंड द क्लॉक। मगर दोहे पे जो रेजिस्टेंस था लोगों का, दोहे, अरे भैया ये गांव आम के वो पाठशाला जो होती है उसमें होता है, यहाँ शहर में यार आज की जनरेशन को दोहे से क्या ताल्लुक है? ये दोहे क्या हैं? ये 2 लाइन में, ये मैंने वो अभी छापी है किताब हिंदी में उन्हीं दोहों के बारे में, और जो मैंने उनका इंटरप्रिटेशन दिया है। सीपियाँ, सीपी में होते हैं मोती, ये सीपियाँ हैं जिनमें विजडम के मोती भरे हुए हैं। जो 700 साल पहले भी लिखा गया है दोहा, 500 साल पहले लिखा गया है, वो आज वैलिड है, इसलिए कि अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग तो वही है। साजो सामान बदल गया, भाई घोड़ा गाड़ी पे जाता था, अब कार पे बैठ गया, लेकिन वो लव, हेट, जेलसी, एनवी, अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, ड्रीम, फैंटेसी, वो तो सब सेम है ना, वो सरगम थोड़ी बदली है।
गाने बदलते जाते हैं लेकिन सरगम रहती है। तो वो उस सरगम पे ह्यूमन इमोशन के जो सरगम पे जो लिखा है लोगों ने 2-2 लाइन में, उसे हम भूल जाएं तो हम एक ख़जाना है जिसको छोड़ रहे हैं, और ये ख़जाने हम लोगों ने छोड़ दिए हैं। हमारा जो ये है सब फिर बोलते हैं हम, हमारी तो 6000 साल की, 5000 की सभ्यता। अरे 5000 की सभ्यता से सीखा क्या है तुमने? तुम्हारे पास उस सभ्यता का क्या है? उसके कौन से संस्कार तुमने बचाए? कुछ नहीं, सिर्फ ज़बानी बोलते हैं। और वो क्या रिच चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं है, हमने खो दी है, इसलिए कि हम लैंग्वेज खो रहे हैं। लैंग्वेज ही वो व्हीकल है जिसमें आपकी ट्रेडिशन, आपका कल्चर, आपके संस्कार, आपकी एस्थेटिक्स चलती है। लैंग्वेज ख़त्म हो गई है, वो सब चीज़ें खो जाती है। मुझे इनफैक्ट आपका एक पिछला इंटरव्यू याद आ रहा है जिसमें आपने इंटरनेट की दुनिया में जो रोस्टिंग चलती है उसमें आपने अपशब्दों के प्रयोग के लिए कहा था कि जब खाना फीका बना होता है तो उसमें मिर्ची का जो तड़का ऊपर से डाल दिया जाता है क्योंकि आपके पास कुछ और है नहीं इंग्रेडिएंट उसको अच्छा पकाने के लिए। जी जी। तो उस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है। और आई एम श्योर कि जिस तरह से वो रील वायरल हुई उस खबर के दौरान और आपके उस स्टेटमेंट के साथ लोगों ने उसको एक नसीहत और सलाह के रूप में लिया, तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा मैसेज आज की पीढ़ी के लिए भी था। लेकिन 30-30 सेकंड की इन रील्स का जिक्र मैंने एक और महत्वपूर्ण विषय के लिए भी किया क्योंकि आज के दिन के हमारे संवाद में कई बार इसका जिक्र हुआ। आपने भी वो घटना सुनी होगी जो इंदौर के एक कपल की शादी हुई, वो मेघालय गए और वहाँ पर जो नवविवाहिता जो जोड़ा था उसमें जो लड़की है उसने अपने पति की हत्या करवा दी। सोनम रघुवंशी से जुड़ा हुआ ये मामला है। ये एक घटना हो सकती है लेकिन इसका जिक्र आज के दिन में कम से कम जो मैंने एक बात नोटिस की बार बार इसलिए हुआ क्योंकि उसने समाज को एक अलग स्तर पर झकझोरा कि एक जोड़ा जो आज शादी कर रहा है और 4 दिन के बाद वो हनीमून के लिए मेघालय जा रहे हैं और वहाँ पर किसी शातिर, किसी षड्यंत्र के तहत सुपारी किलर्स को हायर करके हत्या करवा दी जा रही है। क्या ज़रूरत थी? आप सिंपल शादी के लिए मना कर देते, छोड़कर चले जाते। एक और घटना मेरठ की थी जहाँ पर पति को मारकर चुनवा दिया गया एक ड्रम के अंदर। तो इन घटनाओं ने समाज को झकझोरा है। आप सर इसकी क्या वजह मानते हैं? मुझे कुछ मेरे मिक्स इमोशन है इसमें। ये 2 औरतों ने अपने हस्बैंड को मरवा दिया तो समाज को झंझोड़ दिया गया, और आए दिन औरतें जिंदा जलाई जाती हैं। आए दिन अगर जिंदा नहीं जला दी जाती तो जो ज़िंदगी गुजारती हैं अपने पति के घर में वो मौत से बदतर होती है, इसलिए कि रोज़ पिटती है वो। उस पर समाज नहीं झंझोड़ा गया। बड़ा बेशर्म है समाज जो 2 औरतों के मर्डर से तो चौंक पड़ा, और इतने बरसों से मर्द जो औरतों पे ज़्यादती कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं उससे उसकी जू नहीं रहती। जो उन्होंने किया बुरा किया। और अगर शादी के इतने जल्दी बात किया तो पता लगाइए कि शादी उसकी मर्जी से हुई थी कि नहीं हुई थी। ये तो बड़ा आसान है। आप तो एक दूसरी दुनिया में जी रही हैं जहाँ आप टीवी पे काम अपराध तो हुआ है ना सर, अपराध हुआ है, एक बच्चे की जान गई है। बहुत सही है, लेकिन ये शादी उस लड़की की मर्जी से थी। क्या इतना आसान है हिंदुस्तान में एक आम घर में एक छोटे शहर की लड़की के लिए अपने माँ बाप से कहना कि मैं शादी नहीं करूँगी? कह सकती है वो। मैं उसे जस्टिफाई नहीं करता, किसी का भी मर्डर करना, इवन हस्बैंड का, ख़राब बात है, नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कि ज़रा आप देखिए कि ये एक बहुत डेस्परेट अटैम्प्ट है। आपको याद है, अब ये ज़रा थोड़ा कम हो गया है या आप शायद मीडिया वालों को फुर्सत नहीं है, कितनी औरतें जो हैं वो प्रेशर कुकर फटने से मरती थीं। अच्छा, वो भी पहचानता था प्रेशर कुकर के, ये है बहू। बेटी कभी नहीं मरी प्रेशर कुकर से, और ना सास मरी। तो तब समाज के कान पे जूं नहीं रहेंगी थी, अब रेंग रही है। तो ये बात ठीक नहीं, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। लेकिन जितना बुरा ट्रीटमेंट औरतों के साथ होता है, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो ऐसे इंसिडेंट तो होते रहेंगे। समाज को भी आपकी ये ताकीद है। आज के दौर में मोहब्बत बदल गई है सर? मोहब्बत तो खैर कभी नहीं बदलेगी। मोहब्बत इमोशन थोड़ी है। आज के दौर में उत्साह भी है, मोहब्बत भी है, गहराई प्यार बदल भी गई है, है? नफरत भी है। नहीं, गहराई भी नहीं बदली है। असल में क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी ने एक प्रॉब्लम कर दिया है। टेक्नोलॉजी ने रोमांस की ऐसी की तैसी कर दी। अब आप ये सोचिए कि मोबाइल फ़ोन अगर रोमियो और जूलियट के पास होता तो आपको लगता है वो बेलकनी के नीचे आके खड़ा होता सर्दी में। हुआ ये है कि रोमांस है पाइनिंग।
मिलने की तमन्ना में, मिलने में नहीं, मिले तो कुछ नहीं, वो टाटा फिश, कुछ ऐसा खास नहीं होता। लेकिन जब आप फैंटेसाइज किसी को कर रहे हैं, मतलब एक आदमी सामने बैठा है तो उसमें आपको उसकी सूरत में चांद कहाँ दिखने वाला है, वो तो जब आपकी इमेजिनेशन में है तो वो 14वीं का चांद लगेगा, ये लगेगा, वो पाइनिंग में है, डिस्टेंस में है, न मिल पाने में रोमांस है, वो टेक्नोलॉजी ने ख़त्म कर दिया। अभी आप ईमेल भेज दीजिए, या तो ट्वीट कर दीजिए, या आप व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, या फ़ोन कर लीजिए, सबके पास फ़ोन है, सब जो है फ़ोन पे रात रात तो 2-2 बजे तक बात करते हैं, कर सकते हैं, माँ बाप को पता भी नहीं लगता। तो वो जो ये जो अवेलेबिलिटी है, ये जो फैसिलिटी है टू बी नियर, उसने रोमांस ख़त्म कर दिया। रोमांस तो तड़प में था, अब वो तड़प ही नहीं रही, और चूँकि वो इजी हो गया है तो अक्सर हो जाता है और ख़त्म हो जाता है फिर, तो वो भी खुश, हम भी खुश, ऐसा होता है। थोड़ी गुस्ताखी के साथ सर पूछ लूँ, जी, शबाना मैम के लिए लिखा कुछ, कोई लेटर या कोई चिट्ठी हाँ, या क्यों कोई नहीं लिखा, खत? बहुत लिखा था और अब भी लिखा है। अभी आज पिछले हमको दिनों- सुनने को थोड़ा मिल सकता है कुछ उसका हिस्सा, या कुछ आप बताना चाहें तो? एक शेर सुना देता हूँ, और पूरी पोएम तो अभी क्या है, इतना वक्त तो नहीं होगा। जी, इरशाद हालांकि सर। मैंने पोएम भी है, बल्कि मेरी जो लावा है किताब, उसमें तो एक पोएम का टाइटल ही शबाना है। तो एक शेर सुना देता हूँ। हमको हसीन लोग हमेशा देखते, खूबसूरत भी है वो, ये अलग बात है, मगर खूबसूरत ही लफ्ज़ है, कुछ और लफ्ज़ है इसमें। ये अलग बात है, मगर हमको ज़हीन लोग हमेशा पसंद थे। आप एक बात और देखिएगा, पोइट्री में बहुत कम पोइट्स हैं। आई एम वेरी प्राउड माई अंकल हु wrote his poetry in 1930s. It is exceptional that when he talks of his beloved, he always mentions about her intelligence, about her IQ, her point of view. वरना हुस्न की तारीफ होती रहती है, कभी ये नहीं बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड का IQ क्या है। ये पोइट्री में है ही नहीं। फिर लड़कियां गुस्सा करती है तो आपको बुरा लगता है। मैं तो इनफैक्ट ये कहूँगी, जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, तो जो ये बात आपने की है सर अभी, ये वुमेन एम्पावरमेंट में मुझे खुद बहुत शक्ल बड़ी भी बात है, दिखाई sorry, देती है। खुद शक्ल भी है वो, ये अलग बात है, मगर हमको ज़हीन लोग हमेशा अजीज थे। क्या बात है, बहुत खूब। कुछ खबरों की बात सर करना चाहूँगी, ज़रूर क्योंकि कीजिए। अभी बड़ी चर्चा है, और चर्चा इसलिए भी क्योंकि देश में एक आतंकवादी हमला हुआ 22 अप्रैल को, जी। जिसमें पहलगाम में हमारे लोगों को गन पॉइंट पर जी, मारा जी, गया। लेकिन जी। उसके बाद भारत ने जो जो कदम उठाए, ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक बड़े ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जी। गया, लेकिन भारत से जिस तरह से डेलीगेशन को विदेश भेजा गया, आपने तो संसद में भी काम किया है, सरकार के साथ भी मिलकर डिस्कशंस का आप हिस्सा रहे हैं। जिस तरह से डेलीगेशन को विदेश भेजा गया, ख़ास तौर पर हम जब देखते हैं कि उसमें शशि थरूर दिखाई देते हैं प्रोमिनेंस के साथ में, उसमें असदुद्दीन ओवैसी दिखाई देते हैं बड़ी प्रोमिनेंस के साथ, और वो जिस तरह से विदेश में जाकर भारत का पक्ष रखते हैं, क्या आप मानते हैं कि सरकार ने एक बड़ा वेल कैलकुलेटेड एक ऐसा फैसला लिया जहां पर विपक्ष को साथ लेकर जब वो वहां पर गए, तो इसमें एक बड़ी लकीर सरकार पे खींची? हमला थोड़ी था, ये तो देश पे हमला था। तो जब देश पे हमला था तो देश का हर आदमी जाएगा। जब सरकार पे हमला होगा तो ये लोग जो गए थे, इनमें से बहुत से ऐसे जो सरकार पे हमला करते हैं और करते ही रहते हैं, मगर ये सरकार पे हमला नहीं था, ये देश पे हमला था। तो जब देश पे हमला होगा तो सब एक, वो बाकी बातें हमारे घर की हैं, वो करते रहेंगे हम। लेकिन ये आपने खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी का क्यों जिक्र किया? क्योंकि उनकी स्पीचेस जो है बड़ी ज़बरदस्त वायरल हुई, और आप जानते हैं कि किस वजह से जिक्र मगर किया। आपको हैरत क्यों है कि वो गए? नहीं, मुझे हैरत बिल्कुल नहीं हुई। आपने उनका जिक्र किया, मैंने शशि थरूर आपने का भी किसी जिक्र और का किया। नाम नहीं लिया। शशि थरूर का जिक्र किया साथ में। शशि थरूर तो कांग्रेस के हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत ही इज़ अ वेरी आर्टिकुलेट पर्सन, और मुझे बहुत खुशी हो गए। वो तो जितना, बिकॉज उन्हें यूएनओ का इतना एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो एक्सपीरियंस है वो काम आएगा, कायम है उनके। और बाकी है कि ये बिल्कुल ये देश का इशू है,
ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है। तो जब देश का इशू होगा तो सब एक है और सब एक होना ही चाहिए। सर, आप खुद पाकिस्तान कई बार गए हैं, लेकिन इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जिस स्तर पर पहुंच चुके हैं, आपने क्या इतनी मैं कड़वाहट तो अब बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, लेकिन क्या आपने इस तरह की स्थिति इससे पहले अभी तक के दौर में कभी अनुभव की? ये मैक्सिमम हाइट है? अरे भाई, ये काम तो ये लोग करते रहे हैं, ये कोई पहली बार का नहीं है। नहीं, सबसे बुरा दौर है ये। अब ये कहना मुश्किल है क्या कि अभी है तो हमें ये सबसे बुरा लग रहा है, लेकिन जब कश्मीर पे 48 में हमला हुआ था तो क्या हमें अच्छा लगा था? जब 65 में उन्होंने अटैक किया था तो क्या हमें ठीक लगा था? जब इन्होंने अभी करगिल में बैठ गए तो क्या हमें ठीक लगा? वो होता क्या है कि अभी ताज़ा ज़ख्म है तो हमें ज़्यादा इसकी तकलीफ़ है, लेकिन ये ट्रेडिशन है, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, ये होता ही रहा है और हर बार वहाँ की जो सरकार है हाथ धो लेती है। हमें नहीं मालूम ये कौन लोग हैं, ये इनको नहीं मालूम था कि 48 में कौन लोग आए। वो उनको कहा भाई कोई ट्राइबल थे जो आ गए। करगिल में जो आए उनकी सरकार ने कहा कि हमें नहीं मालूम करगिल में कौन बैठ गया आके, तो उनका कोई कभी संबंध नहीं होता, लोग खुद ही आ जाते। अभी भी जो पहलगाम में हुआ उनको कुछ नहीं पता कि कैसे आ गए। तो ये तो कोई नई बात नहीं की उन्होंने, यही करते हैं। मगर एक बात जब बात ही निकली है तो मैं आपको एक और बात कहूँ, दुनिया का कोई मुल्क जो है वो मोनोलिथ नहीं है कि ये मुल्क की राय है, ये मुल्क ऐसा है। ये इतना ही गलत होगा जैसे मैं कहूँ किसी शहर का नाम लूँ कि उस शहर में सारे आदमी बड़े कंजूस होते हैं। अरे भाई, हर शहर में हर तरह के आदमी रहते हैं, ऐसे ही हर मुल्क में हर तरह के आदमी रहते हैं। सच तो ये है कि हम एक बात से अनअवेयर हैं जो हमें मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में करोड़ों ऐसे लोग हैं कि जिनका बस चले तो हिंदुस्तान से आज दोस्ती कर ले, लेकिन उनके पास कोई पावर ही नहीं है। जो गवर्नमेंट है, वहाँ का इस्टेब्लिशमेंट जो है, वहाँ की जो आर्मी है और जो वहाँ का राइट विंग है, उसे नहीं सूट करता हिंदुस्तान से अच्छे रिलेशन। आम आदमी को करता है, और क्यों नहीं करेगा? ये इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ कैसी कैसी यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पर जो कल्चरल सीन है वो कितना रिच है। तो वो वहाँ का जो यंग आदमी होगा वो तो यहाँ आना चाहेगा, यहाँ काम करना चाहेगा, यहाँ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना चाहेगा, यहाँ कॉरपोरेट्स में काम करना चाहेगा। यहाँ पर जो बिजनेसमैन है पंजाब का, पाकिस्तान का, वो यहाँ कोलैबोरेट करना चाहेगा यहाँ के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस से। उसे क्या फ़ायदा हो रहा है हिंदुस्तान से रिलेशन ख़राब कर? उसका तो नुकसान ही नुकसान है। लेकिन फ़ायदा हो रहा है राइट विंग को वहाँ के, इसलिए कि उसका एग्जिस्टेंस हिंदुस्तान से नफ़रत में ही है। फ़ायदा हो रहा है वहाँ की फ़ौज को, अगर हिंदुस्तान से कन्फ्रंटेशन नहीं है तो उसे तो वापस बैरक में जाके बैठना पड़ जाएगा। वो कौन है अभी देखिए। अरे भाई, एक मुल्क है, उससे अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट बात करना चाहता है तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को बुलाए, वहाँ के प्रेसिडेंट को बुलाए। मगर वो प्रेसिडेंट है, उसे मालूम है कि ताकत कहाँ है, पावर असल में कहाँ है। तो जिसके पास असली पावर है उसे बुलाया उसने, जो आर्मी का चीफ है वहाँ। तो ये बात अब क्लियर हो गई ट्रंप के बुलाने से कि सब इनकी जो डेमोक्रेसी है वो ढकोसला है। असल में तो वहाँ आर्मी हुकूमत करती है, तो आर्मी को कैसे सूट करेगा इंडिया से रिलेशन अच्छे रखना। लेकिन हमें पाकिस्तान को मोनोलिथ की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए जी। ये हमारे हित में नहीं है। जो लोग हिंदुस्तान के सिंपैथाइजर हैं, हिंदुस्तान से अच्छी तरह मिलना चाहते हैं, हिंदुस्तान को एडमायर करते हैं, लव करते हैं, हमें उन्हें इनकरेज करना चाहिए। लेकिन सर देखिए, विडंबना यहाँ पर ये है कि आप ही के लिखे हुए शब्द हैं, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना उन्हें रोके। लेकिन इस हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता भी रद्द किया है पाकिस्तान के साथ। लेकिन अभी के वक्त की जो लेटेस्ट खबर जो अभी चल रही है इन दिनों, दिलजीत दोसांझ, उनकी फिल्म सरदारजी 3, जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस के काम करने को लेकर एक ज़बरदस्त अभी बहस देश में छिड़ी हुई है कि ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। मेकर्स कह रहे हैं कि फिल्म भारत में रिलीज़ नहीं हो रही। पिक्चर मुझे मालूम नहीं कब बनाई गई, अगर मेकर्स का कहना है पहले बनाई गई। हाँ, तो अब वो क्या करे बेचारा, वो तो आगे का उसे क्या होगा तो नहीं पता था ना। और पैसा तो उसने लगाया, इसमें पाकिस्तान का पैसा तो डूबेगा नहीं, पैसा तो हमारे हिंदुस्तानी आदमी का डूब जाएगा। तो ये तो क्या फ़ायदा इससे। ये है कि आपको लगता है देश में रिलीज होनी चाहिए फिल्म? लॉ जो है रेट्रोस्पेक्टिव में नहीं होते हैं कि मैंने आज लॉ बनाया और आज से 10 साल पहले की बात पे अप्लाई किया, वो नहीं हो पाएगा, वो प्रैक्टिकल नहीं है। और
उस गरीब को मालूम होता कि ऐसा होने वाला है तो पागल थोड़ी था कि वो ले लेता तो एक्ट्रेस को। मेरा ख्याल है सरकार को और सेंसर बोर्ड को इस बात को सिंपैथी से देखना चाहिए और कहना चाहिए भाई तुम आइंदा मत करना, लेकिन अभी तुमने पहले बना ली थी तो चलो रिलीज़ कर लो, लेकिन इट शुड नॉट हैपन अगेन। सर लेकिन जब ये फिल्में बन रही हैं, इस तरह का सिनेमा को लेकर जो बहस छिड़ जाती है पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम करने को लेकर, एक सवाल ये भी है कि क्या आप कंप्लीट ब्लैक एंड वाइट कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशंस बड़ी ग्रे जोन में रहती हैं। मतलब अगर भारत की क्रिकेट टीम है तो आप दूसरे देश में जाकर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ में टूर्नामेंट खेलेंगे, लेकिन जब डायरेक्ट इस तरह का कोई संवाद हो रहा है या काम करने की कोई एक अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं कि नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, ये देशद्रोह है, ये तो दुश्मन देश के साथ जाकर काम कर रहे हैं। तो एक फाइन लाइन कहाँ है, या है भी या नहीं? देखिए क्रिकेट का तो मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि मुझे लगता है क्रिकेट कोई बहुत गुडविल पैदा करता है, आई डोंट नो। हालांकि दोनों टीमों के जो हम देखते हैं यूट्यूब पे प्लेयर्स की बहुत अच्छी दोस्ती है और बड़ी वार्म से एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। बट बिसाइड दैट जब दो मुल्कों में मैच होगा तो उनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जागेगी। भाई मैं तो ये चाहूँगा ना कि इंडिया जीते, अरे यार ये बैट्समैन आउट क्यों नहीं हो रहा पाकिस्तानी, मैं तो यही सोचूंगा और वो हमारे बारे में ये सोचेंगे, वहाँ तो कंपटीशन होगा। जो अपॉर्चुनिटी थी बहुत अच्छी गुडविल की, उस पर कभी ध्यान नहीं किया। वो ये था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अच्छे वक्तों में जब ऐसे हालात ना होते मिल के फिल्में बनाते। फिल्म में वहाँ के भी आर्टिस्ट होते, यहाँ के भी होते, वहाँ के भी राइटर, यहाँ के भी राइटर। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर है, वो उन्हें मिलती, उनके पास नहीं है ऐसी टेक्नोलॉजी, बट दे हैव सम वेरी गुड राइटर्स। तो ये मिलता और दोनों मुल्कों के क्लियरेंस से, गवर्नमेंट के सेंसर बोर्ड के क्लियरेंस से साइंड स्क्रिप्ट होती, तो उसमें जो कुछ होता वो बेहतर दोस्ती का मुकाबला नहीं होता, आर्ट में संगत होती है, उसमें हो सकता था। लेकिन अब सिचुएशन इतनी बिगड़ गई है कि इस वक्त तो सोचना भी गैर ज़रूरी है। बड़े खुले दिल के साथ आपने सभी मुद्दों पर अपने विचार रखे और बहुत सारे ऐसे बिंदु जो आई एम श्योर कि जितनी आज हमारे साथ यहाँ पर यंग ऑडियंस है वो अपने पास उन्हें एक सलाह के रूप में, मशवरे के रूप में और एक अनुभव के रूप में साथ लेके जाएंगे। जावेद साहब आपका बहुत धन्यवाद आज हमें समय देने के लिए और मंच पर आने के लिए, और ये मेरी खुशनसीबी है सर आपके साथ बैठकर आज बातचीत का अवसर मिला। ये हुआ क्या आप लोगों को पता नहीं है, ये अभी आधे घंटे और चलता, और कुमार विश्वास साहब आ गए तो उनका जल्दी से वाइंड अप करो, समझे। ये अभी बहुत सवाल करने वाली थी मुझसे, लेकिन वो आ गए, अब क्या किया जाए। चलिए ठीक है, उम्मीद करती हूँ सर अवसर दोबारा जल्दी मिलेगा। तालियां बजती रहनी चाहिए जावेद अख्तर साहब के लिए।